हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर। सो सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल्स विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। सेमीकंडक्टर नाम से ही समझ आ रहा है, किसी सेमी कंडक्टर मतलब किसी चीज़ के बीच में। तो ये होते क्या है कि ये लाया करते हैं इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में, ठीक है ना। होता है क्या आगे हम देखते हैं। वाई आर दे इम्पॉर्टेंट? इट कैन कंट्रोल it can control the number of charge carriers, that is conductivity can be controlled। ये क्या कर सकता है? कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है। कैन गिव यूनिडायरेक्शनल करंट, और क्या दे सकता है? यूनिडायरेक्शनल करंट दे सकता है। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेमी कंडक्टर देयर ऑपरेशन वर परफॉर्म बाय वैक्यूम। जब डिस्कवरी नहीं हुई थी सेमीकंडक्टर की, तो जो इसके ऑपरेशन थे वो क्या कहते हैं, वो वैक्यूम से होते थे। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर देयर ऑपरेशन वर परफॉर्म बाय वैक्यूम। इन इट वैक्यूम के अंदर क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कंटेन्ड बाय वैरिंग वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड, एंड इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो ओनली इन द डायरेक्शन फ्रॉम कैथोड टू इनोड। इसमें देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से इनोड एनोड की तरफ जा रहा है ना। तो यही चीज़ है। वैक्यूम इज क्रिएटेड बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन कोलाइड विथ एयर मॉलिक्यूल एंड लूज इट्स एनर्जी। अब यहाँ पे वैक्यूम इसलिए लिया गया है क्योंकि जो अगर वैक्यूम की जगह एयर प्रेजेंट होगी तो उसमें कुछ मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे, जिनसे जो इलेक्ट्रॉन है वो टकरा के अपनी एनर्जी लूज कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पे जो सिचुएशन रखी है उसको एज अ वैक्यूम एकदम रखा गया है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? बल्कि था साइज में, वैक्यूम क्रिएशन था, ऑपरेट हो रहा था हाई पावर में, हाई वोल्टेज लग रहा था, और लो लाइफ थी इसकी, और लेस रिलायबिलिटी थी, ठीक है। Now, so in 1930s, some solid state semiconductor were discovered in which the charge carriers, electrons and holes can be varied with a small intensity of heat, light and voltage। अब 1930s में क्या हुआ कि कुछ सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिस्कवर हुए जो क्या कैरी कर रहे थे? चार्ज कैरी कर रहे थे, मतलब इलेक्ट्रॉन होल्स, जो कि वैरी कर रहे थे फ्रॉम इन स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ हीट, लाइट एंड वोल्टेज, ठीक है। एडवांटेज इसका क्या हुआ? स्मॉल थे साइज में ये चीज़, सेमीकंडक्टर के यहाँ पे एडवांटेज बता रहे हैं। सेमीकंडक्टर के एडवांटेज क्या थे? स्मॉल थे साइज में, नो वैक्यूम रिक्वायर, लो वोल्टेज लगती थी, और लो पावर में ही हो जाता था, और लॉन्ग लाइफ थी, और हाई रिलायबिलिटी थी। एग्जाम्पल क्या है सेमीकंडक्टर का? दो तरह के होते हैं, एक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर होते हैं। एलिमेंटल में आ जाता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, और कंपाउंड में आ जाता है गैलियम और ये आर्सेनिक और ये फॉस्फेरस वगैरह आ जाता है, ठीक है ना। मतलब क्या कहते हैं, आगे इन सब चीज़ों को देखेंगे। अब आ जाता है डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है ना। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 10⁻⁻2 से 10⁻⁻8 ओम मीटर तक। और कंडक्टिविटी कितनी होती है? 10⁻2 से मतलब होता क्या है कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी का उल्टा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे -2 में जो था वो यहाँ +2 में आ गया, मतलब पॉजिटिव में आ गया, ठीक है ना। और सेमी कंडक्टर की क्या होती है रेजिस्टिविटी? 10⁻⁻5 से 10⁻6, और कंडक्टिविटी इसी का जस्ट उल्टा, ठीक है ना। और यहाँ पे इंसुलेटर की 10⁻11 से 10⁻, एक सेकेंड, 10⁻11 से 10⁻19 हो जाता है, और यहाँ पे 10⁻11 से 10⁻19 कंडक्टिविटी हो जाएगा। ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से देख लो, जो कंडक्टर होती है उसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है? 10⁻2 से 10⁻8 तक, है ना। 10⁻2 से -8। सेमी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कितनी होगी? 10⁻5 से 10⁻6। इंसुलेटर की कितनी होगी? 10⁻11 से 10⁻19, ठीक है ना। इसी का उल्टा कंडक्टिविटी लिख लेना। अब देख लीजिए कुछ एनर्जी बैंड होते हैं। एनर्जी बैंड इन क्रिस्टल वो क्या होता है? इन एन आइसोलेटेड एटम द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिट इट इज रिवॉल्विंग इन। अब एक आइसोलेटेड एटम है तो जो उसकी एनर्जी होगी ना एक इलेक्ट्रॉन की, वो डिपेंड करता है कि किस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। अगर N1 में, मतलब कि पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो -13.6 होगा, सेकेंड ऑर्बिटल में तो -3.4, थर्ड में तो -1.5, फोर्थ में तो -0.85 एंड सो ऑन, ऐसे ही जाएगी। An isolated atom discrete energy levels are present like straight lines, ठीक है। In a crystal atom come close 2 to 3 ampere, and electron have some new interaction, first with electron of neighboring atom, second with nucleus of neighboring atom। क्रिस्टल में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं ना वो पास पास आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके बीच में एक नया अट्रैक्शन होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गया नेबरिंग एटम के, उनके बीच
न्यूक्लियस न्यूक्लियस हो गए नेबरिंग एटम के उनके बीच, ठीक है। इन अ क्रिस्टल ईच एटम हैज यूनिक पोजीशन, हेंस ईच इलेक्ट्रॉन हैज यूनिक पोजीशन। हाँ हाँ, तो जो होता क्या है कि जो क्रिस्टल है ना, उनमें हर एक एटम के यूनिक पोजीशन होते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है उनके भी एक यूनिक पोजीशन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है फिर उनके बीच में इंटरैक्शन होता है। हेंस ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल। और अब यूनिक पोजीशन थी तो उनकी अलग अलग एनर्जी लेवल्स भी होंगे इलेक्ट्रॉन की। इवन व्हेन दे बिलोंग टू सेम सबशेल ऑफ आइसोलेटेड एटम, देयर एनर्जीज आर स्लाइटली ग्रेटर देन देयर ओरिजिनल एनर्जीज इन आइसोलेटेड स्टेट। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम। सोडियम का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव 1 मोल ऑफ सोडियम, ठीक है, तो उसमें एटम कितने होंगे, 6 × 10⁻23 एटम्स। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आइसोलेटेड क्रिस्टल स्टेट है, ठीक है, Z11 होता है। अब यहाँ पे देखो, ये 1s है, ये 2s है, ये फिर 2p, फिर ये 3s, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। तो जो डिफरेंस होगा दो कंजिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स का, वो कितना होगा, नियरली 10⁻⁻23 होगा, ठीक है ना। और नियरली 10⁻23 एनर्जी लाइन प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर विच appears एज अ कंटिन्यूस बैंड। अब देखो यहाँ पे एक लाइन थी, दो लाइन थी, फिर यहाँ आगे बढ़ती गई ऐसे ऐसे लाइन, फिर यहाँ पे और बढ़ती गई, फिर यहाँ पे और क्लोज आती गई, तो ये एक बैंड टाइप का स्ट्रक्चर दिखने लगा, ठीक है ना। द इनर इलेक्ट्रॉन नियरली रिमेन अनअफेक्टेड बाय नेबरिंग एटम्स, ठीक है। बाकी के तीन, मतलब कि 1s 2s 2p कंप्लीटली भरे हैं, है ना, पर आखिरी वाले बैंड में दो बैंड प्रेजेंट होंगी, ठीक है ना। आखिरी वाला है उसमें दो बैंड प्रेजेंट होंगी। क्यों, 3s है बट उसमें देखो, उसमें एक ही भरा है और एक खाली है ना। तो ये देखो कंडक्शन बैंड एक हो गया, एक हो जाएगा वैलेंस बैंड, ठीक है, ये हुआ। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है ना। वी हैव अ क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन कंटेनिंग n एटम्स ऑफ सिलिकॉन। सपोज एक क्रिस्टल है सिलिकॉन का जिसमें कि n एटम है सिलिकॉन के। n जो है, n का ऑर्डर क्या होगा, 10⁻23 से 10⁻24 तक। सिलिकॉन का 14 होता है Z नंबर, ठीक है ना। तो आउटर उसका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा 3s² 3p2, ठीक है। तो आइसोलेटेड एटम था, ये उसी चीज़ का ग्राफ है, ठीक है ना। ये ग्राफ क्या है, ये क्या कहते हैं, ये सेकेंड 2n स्टेट में यहाँ पे देखो ये गया है और ये पूरा अपना एनर्जी बैंड बना रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये जो जगह है ये कंडक्शन बैंड हो गई। यहाँ पे जो ये चीज़ है ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या, 4n स्टेट, जो कि फिल्ड है पूरे 4n इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 4n इलेक्ट्रॉन से ये भरे हुए हैं, और ऊपर वाले जो हैं वो 4n से खाली है, मतलब कि वो वैकेंट ऑर्बिटल, उसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यही होता है, क्या कहते हैं, एनर्जी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का एक ग्राफ टाइप का। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं, ईजी। ईजी क्या होता है, एनर्जी गैप होता है, ठीक है। अब ऊपर देख लेते हैं, वैलेंस बॉन्ड क्या होता है, रेंज ऑफ एनर्जी पॉजेस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ क्रिस्टल, इट कंटेन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। दीज वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये जो वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कंडक्शन बैंड, द बैंड अबव वैलेंस बैंड, जो बैंड वैलेंस बैंड के ऊपर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। रेंज ऑफ एनर्जीज पॉजेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन में और मे नॉट एग्जिस्ट हियर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते हैं। कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जो एनर्जी गैप था या फिर डेल ई जी है, या फिर जिसको FEG भी बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो क्या होता है, एनर्जी गैप इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, ठीक है ना। या फिर कंडक्शन बैंड का मिनिमम जो लेंगे और वैलेंस बैंड का मैक्सिमम, वो आ जाएगा एनर्जी गैप। इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड में गेन एनर्जी एंड जंप्स टू कंडक्शन बैंड। अब सपोज कि वैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन परसेंट है, ठीक है ना, उसने कुछ एनर्जी गेन की और वो क्या कर जाएगा, वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा। द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाउंड इन दिस रीजन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब देखो इलेक्ट्रॉन है जो वो वैलेंस बैंड में ही पाया जाएगा या फिर कंडक्शन बैंड में ही, वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कभी नहीं पाया जाएगा। Some energy levels in between valence band and conduction band are forbidden, मतलब restricted for electron. These energy levels are together known as EFG, that is
EFG वही था, एनर्जी फॉरबिडन गैप टाइप कुछ, ठीक है ना। नाउ डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड के बेसिस पे कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कंडक्टर जो होते हैं वो, उनमें ना जो वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, वो क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि कंडक्टर में दोनों ओवरलैप कर जाते हैं और एनर्जी गैप जो होता है वो नियरली जीरो हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन रेडिली जंप कर सकता है कंडक्शन बैंड की तरफ फ्रॉम वैलेंस बैंड, ठीक है। और जो सेमी कंडक्टर होते हैं उनके बीच में थोड़ा गैप होता है, ठीक है ना, एनर्जी गैप होता है जो कि लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मतलब कि जो एनर्जी गैप होगा वो नियरली इक्वल होगी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन में, और जर्मेनियम में होगी नियरली 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन ऑन एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग इवन एट रूम टेम्परेचर जम्प्स फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड टू कंडक्शन बॉन्ड। अब कंडक्शन बैंड, अब इसमें होता क्या है कि जब जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लो अपनी कहीं सराउंडिंग से भी हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगी ना। इंसुलेटर, इंसुलेटर में कंडक्शन और वैलेंस बैंड दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डायमंड में नियरली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब इनमें क्या होता है कि इनमें हीट कर रहे हो जब हाई टेम्परेचर में, तब जाके एक्साइट होते हैं इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ। नाउ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इनबॉर्न होता है, नेचुरल होता है, प्योर होता है, विदाउट एनी इम्प्योरिटी, और बेसिक होता है, ठीक है ना। प्योर सिलिकॉन में Z14 होता है, तो इनका क्या होता है 1s² 2s², ठीक है। 2p6 3s², 3p2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। बोथ हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो इनमें क्या है कि दोनों में क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल। अब देखो एक सेकेंड, ये देखो सिलिकॉन में भी 4 अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जर्मेनियम में भी देखो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। तो जिनके जो दोनों के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाते हैं। अब देखो ये एक स्ट्रक्चर बना है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिलिकॉन का। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर दे आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन। जीरो टेम्परेचर में, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा, एज ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन कोवेलेंट बॉन्ड। A semiconductor will behave as insulator at 0 डिग्री केल्विन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो सेमी कंडक्टर होता है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक। नाउ सेकेंड, on increasing temperature more and more thermal energy is available, some covalent bond may break and some free electrons are generated। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए तो बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी अवेलेबल हो गई है ना, तो इससे क्या होगा कि कुछ कोवेलेंट बॉन्ड जो होंगे वो टूट जाएंगे और कुछ जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जनरेट होंगे। अब 300 केल्विन पे या फिर 27 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर जो होगा ना, रूम टेम्परेचर, उसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा इंटू 10⁻29 एटम्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, थर्मली जनरेट फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, तो यहाँ पे एक होल खाली हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वैलेंसी होल। जहाँ पे जगह खाली हो गई इसको क्या बोलेंगे, वैलेंसी होल। होल क्या होता है, वैकेंसी ड्यू टू थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। होल क्या होता है, वैकेंसी जो मतलब जो खाली जगह होती है जब कोई एक थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। एट 300 केल्विन, 300 डिग्री केल्विन में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो था वो रहा और यहाँ पे उसका होल बन गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। होल्स आर पॉजिटिव चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट। होल्स जो होते हैं ना वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। रिकॉम्बिनेशन ऑफ थर्मली जनरेटेड फ्री होल्स एंड होल्स टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, ओके ना। ये देखो जैसे ये वैलेंस बैंड थे, यहाँ पास से जब इनको हीट मिली तो इलेक्ट्रॉन कूद के ऊपर चले गए, तो यहाँ पे जो जगह खाली कर गए ना उनको क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। थर्ड, नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसे हम एन बोलेंगे, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स, जिसको हम NH बोलेंगे, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो रही है ना, तो जितने थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन है ना उतने ही नंबर ऑफ होल्स होने वाले, क्योंकि वही तो निकल के जा रहे हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने नंबर ऑफ होल्स वहाँ पे बचने वाले हैं। ये कब की बात है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात है, ठीक है ना। Ni यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंसंट्रेशन बोला गया है ना। यहाँ पे जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन की पावर माइनस Eg जो कि होता है एनर्जी गैप बाय kT। के होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर इन केल्विन। वेरी इंपॉर्टेंट, जो
इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है e⁻⁻eg/kT, जिसमें eg जो होता है वो एनर्जी गैप होता है, k जो होता है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है और t जो होता है वो टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर में 300 डिग्री से केल्विन में जो एन इंट्रिंसिक होता है वो होता है 2.4 इंटू 10⁻19 फॉर जर्मेनियम, एंड सिलिकॉन के लिए 1.5 इंटू 10⁻6। ठीक है। नाउ करंट इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। अब सेमी कंडक्टर में करंट कैसे है, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन से होता है, होल से होता है। थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन करंट ड्यू टू इट आई। ठीक है ना। होल्स का क्या होता है, करंट ड्यू टू इट इन होल्स अपेरेंटली मूव इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को लग रही है तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नीचे को जाएंगे और करंट भी कहाँ को जाएगा, ऊपर को जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब ये क्रिस्टल जो था इसमें से यहाँ पास से इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये वाला क्या हुआ, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, तो अब यहाँ पे एक स्पेस खाली हो जाएगी, है ना, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही तो इलेक्ट्रॉन क्या नीचे की तरफ आते हैं, तो जब यहाँ पे जगह खाली हो गई तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा और करंट भी कहाँ जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में ही करंट होता है। और इसमें देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को लग रही है, ठीक है, तो करंट भी नीचे को जा रहा है बट इलेक्ट्रॉन उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, आई नेट कितना आ जाएगा, आई ई प्लस आई एच, मतलब कि थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जितना करंट होगा और होल्स की वजह से जितना करंट होगा दोनों मिला के आई नेट आ जाता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन इज इक्वल टू एन एच इज इक्वल टू एन आई होता है, ये तो हमने देख लिया था। पर यहाँ पे जो करंट होता है इलेक्ट्रॉन वाला, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन वाला करंट, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू होल। ओके, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखो दो टाइप आ जाता है, एक आ जाता है एन टाइप, एक आ जाता है पी टाइप। अब द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है डैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। नाउ इवन ऑन रीचिंग रूम टेम्परेचर पे आने पे 27 डिग्री पे उसकी जो कंडक्टिविटी होती है ना वो बहुत पुअर होती है। द एडिशन ऑफ सर्टेन इम्प्योरिटीज कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें अगर आप कुछ इम्प्योरिटीज डाल रहे हो तो उसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी जो होगी इंक्रीज कर जाएगी। क्या होगा, एडिशन ऑफ सर्टेन इम्प्योरिटीज कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, now very small amount can increase conductivity of intrinsic semiconductor many times। बहुत कम अमाउंट में भी अगर कोई आप क्या कहते हैं इम्प्योरिटी डाल रहे हैं तो उससे भी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, द सेमी कंडक्टर दस ऑब्टेन इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। अब इम्प्योरिटीज इन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर में इम्प्योरिटीज डालने की वजह से जब कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो जो सेमी कंडक्टर उससे बन रहा है उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ठीक है, एक्सट्रिंसिक कंडक्टर, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड डॉपिंग। जब ये जो प्रोसेस होता है एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। द इम्प्योरिटी एटम इज कॉल्ड डोपिंग। द इम्प्योर सेमीकंडक्टर दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड डोप्ड सेमीकंडक्टर। अब इम्प्योरिटी ऐड करने से जो सेमीकंडक्टर बन रहा है उसको और क्या कह सकते हैं, डोप्ड सेमीकंडक्टर। डोपिंग कैन बी डन इन मैनी वेज। डोपिंग बहुत तरह से की जा सकती है। पहला, हीटिंग प्योर सेमीकंडक्टर इन एटमॉस्फेयर ऑफ इम्प्योरिटी एटम सो दैट इम्प्योरिटी एटम्स डिफ्यूजेस इन प्योर क्रिस्टल। दूसरा, bombarding pure crystal with ions of impurity atoms. Now extrinsic semiconductor can be of two types। extrinsic semiconductor दो तरह के हो सकते हैं on the basis of impurities। ठीक है, एक होता है n टाइप, एक होता है p टाइप। n टाइप को क्या बोलते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम। इसमें आ जाता है एग्जांपल में फॉस्फोरस, एंटीमोनी, आर्सेनिक, है ना। और पी टाइप में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एन टाइप जो होता है वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी वाला होता है और पी टाइप जो होता है वो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। अब यहाँ पास ये एन टाइप पी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। हाँ, तो एन टाइप क्या होता है, पेंटावेलेंट, पी टाइप ट्राईवेलेंट। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम। नाउ एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है वो देख लेते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर पहली चीज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम होते हैं इसमें, जैसे कि फॉस्फोरस, हो गया अपना, एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया। रिप्लेसेस प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम इन क्रिस्टल। सबसे अच्छा इम्प्योरिटी एटम वो होगा जो उस पूरे एटम के पास का हो। जैसे कि सिलिकॉन के सबसे पास क्या पड़ता है, फॉस्फोरस पड़ता है ना, तो उसके लिए वो सबसे अच्छा इम्प्योरिटी एटम होगा। ठीक है ना।
ये 4 out of 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसके पास जैसे कि जो फॉस्फोरस है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते, तो उसमें से जो 4 थे वो क्या हुए, वो तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए नेबर एटम के साथ, बट जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था नियरली, जो कि क्या है, फ्री है। ठीक है। द आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वेरी लो। अब इसमें जो फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको फ्री कराने के लिए ना बहुत लो एनर्जी लगती है। ठीक है। कंट्ररी टू दैट रिक्वायर्ड इन प्योर सेमीकंडक्टर। In pure semiconductor, energy is required to break covalent bond into free electron. अब प्योर सेमीकंडक्टर में बहुत एनर्जी लगती है कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए और फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करने के लिए। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री the energy required to free fifth valence electron can be determined at room temperature. So this electron is set free and it goes to conduction band and it is available for electrical conduction. Now pentavalent impurity donates one electron per atom and hence they are called donor impurity. अब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या कर रही है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको और क्या कह सकते हैं, डोनर इम्प्योरिटी। ठीक है ना। द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डोपिंग मोर डोनर इम्प्योरिटी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन। जितनी ज़्यादा डोपिंग होगी उतने ज़्यादा डोनर इम्प्योरिटी होंगे, उतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, उतनी अच्छी कंडक्टिविटी होगी। कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अब जो कंडक्टिविटी होती है एन टाइप की वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। नोट, सम फ्री इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो जनरेटेड थर्मली ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड्स। ना एनी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। एनएच क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स बैलेंस बैंड में। एनी क्या होता है, 90% होता है यहाँ पे ड्यू टू पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, और 10% क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, 90% क्या होगा ड्यू टू पेंटावेलेंट और 10% ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट। एनएच क्या होगा, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एनर्जी बैंड क्या होगा एन टाइप के लिए, एनर्जी बैंड होगा एन टाइप के लिए, ये बीच का जो गैप होगा वो नियरली होगा 0.72 जर्मेनियम के लिए और 1.1 होगा सिलिकॉन के लिए। ठीक है। 9 इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड आर फ्रॉम डोनर 1 इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज जनरेटेड ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एन टाइप में वेरी इंपॉर्टेंट, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और होल्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। देयरफॉर एन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन एच। नाउ एन टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ब्रिंग्स 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स 1 एक्स्ट्रा प्रोटोन। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जो होती है वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो लाती है बट साथों साथ वो एक एक्स्ट्रा प्रोटोन भी लाती है। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम है, बोरोन एल्यूमिनियम इंडियम रिप्लेसेस एटम्स ऑफ प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम इन क्रिस्टल। ठीक है ना, इसमें ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी उसमें इसमें बोरोन एल्यूमिनियम इंडियम ये आती है। ठीक है। अब 3 valence electrons of aluminium forms 3 covalent bond with neighboring silicon atom। ठीक है। यहाँ पे अब एक जगह खाली है ना एक होल के लिए, अब वैकेंसी होल इज लेफ्ट at one side of trivalent impurity. On addition of an electron from one carbon bond may jumps to hole, a new hole appears at a site of electron। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पास से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो ये होल यहाँ पे खाली हो जाएगा, है ना, ऐसे यहाँ पे होल बना रहेगा। दिस रिक्वायर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। नाउ दिस एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। ये जो एनर्जी होती है ये रूम टेम्परेचर में अवेलेबल होती है। हेंस लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। अब इससे क्या होता है कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। Now trivalent impurity accept an electron from neighboring atom and hence it is called acceptor impurity। अब trivalent impurity में क्या होता है कि ये accept कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन from neighboring atom, तो इनमें इनको क्या बोलते हैं, acceptor impurity। वो क्या थी, n टाइप अपनी डोनर impurity थी। The electrical conductivity depends on the level of doping। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है कितनी ज़्यादा डोपिंग हो रही। मोर डोपिंग तो मोर एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन, मोर होल्स एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। Now few carbon bond may break which generate few covalent bond break which generate free electron and equal number of holes। तो इसमें 90% जो होता है वो किसकी वजह से होता है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की वजह से, और 10% जो होता है वो ब्रेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। हियर NH इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Na। ठीक है ना,
यहाँ पे जो होल्स होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। एनर्जी बैंड जो होता है इन लोग का वो देख लो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे 9 होल्स आर जनरेटेड ड्यू टू एक्सेप्टेड इम्प्योरिटी एंड 1 इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेटेड बाय ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। Now, positive holes are majority charge carriers and negative electrons are minority charge carriers. P-type semiconductors are also neutral. P-type वाला भी neutral होता है. Trivalent impurity जो होती है वो short होती है, is short of one valence electron but is also short of one proton. अब एन टाइप और पी टाइप के बीच में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है, पी टाइप में ट्राइवेलेंट होती है। एन टाइप में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वैलेंस शेल में, पी टाइप में शॉर्टेज होती है एक इलेक्ट्रॉन की वैलेंस शेल में। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। एन टाइप में डोनर का क्या कहते हैं, डोनर लेवल पे होता है और पी टाइप जो होता है वो एक्सेप्टर लेवल पे होता है। ये चीज़ वही है कि एन ई होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन ई इंटू में एन एच इज इक्वल टू एन आई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है एक लॉ ऑफ मास सेक्शन। लॉ ऑफ मास सेक्शन में क्या होता है कि इंट्रिंसिक के लिए एन ई इज इक्वल टू एन एच इज इक्वल टू एन आई हो जाता है। एक्सट्रिंसिक के लिए एन ई इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर हो जाता है विदाउट डोपिंग बॉन्ड ब्रेक। ठीक है ना, आफ्टर डोपिंग के बाद ये होता है, ये आफ्टर डोपिंग होता है, ये विदाउट डोपिंग होता है। ठीक है ना, सेम। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है सेमीकंडक्टर में वो देख लेते हैं। आई इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच, पहले हमने देख लिया था। ठीक है ना, आई यहाँ पे आई ई क्या आ जाएगी, एन ई ई ए वी डी आ जाएगा और एन एच में भी मतलब आई एच का भी एन एच ई ए वी डी। ये हमने क्या कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा हमने पढ़ा था कि करंट को ऐसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये होल की और यहाँ पे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब यहाँ पे म्यू जो ऐड हुआ है ना इधर साइड, ये देखो ये जो म्यू ऐड हुआ है ना ये म्यू ये है मोबिलिटी। ठीक है ना, इसको जब आगे हम पूरा सॉल्व करके लिखेंगे तो कॉमन ये निकाल के ये लिखेंगे। ठीक है, इसमें ई ए को ई स्मॉल ई और कैपिटल ई को लिख लिए। ठीक है, और ए को इधर जब लाएंगे तो आई बाय ए क्या होता है, वो हो जाता है अपनी करंट डेंसिटी जो कि होती है जे। ठीक है, तो यहाँ पे जे का फॉर्मूला ये आ गया अपना। जे को हम और क्या लिख सकते हैं, जे को हम सिग्मा और कैपिटल ई लिख सकते हैं। तो ये कैपिटल ई से ये कट जाएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा अपना। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे म्यू ई विल बी ग्रेटर देन म्यू एच। हाँ, ये फॉर्मूला ज़रूरी है कि 1/ρ इज इक्वल टू ई एन ई अंडर ब्रैकेट म्यू ई प्लस म्यू एच। ये एम्स 2016 में आया था, मतलब कि जो नीट का पेपर दे उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये ना। पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है, जब कोई व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ब्रॉट इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास ला सक देते हो तो वो एक पी एन जंक्शन डायोड बनता है। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या होता है पी एन जंक्शन डायोड बनाने के वक्त, डिफ्यूजन। ठीक है ना, यहाँ पे क्या किए कि ये लिया अपना पी टाइप, ये लिया एन टाइप। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा और होल एन में जाएगा तो उसकी वजह से ऐसा कुछ बन जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा होल्स के जाने से और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के आने से। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हुआ, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन करंट स्टार्ट होगा तो आई डिफ्यूजन जो होगा मेजॉरिटी होगा। और ये क्या कहते हैं ये वो होता है पीएन जंक्शन डायोड जो होता है उसका सिंबल होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये जहाँ पे ये लाइन है वो एन होता है और जहाँ पे ये ट्राइंगल बना हुआ है वो पी साइड होता है। ठीक है ना, पी साइड एनोड होता है, एन साइड कैथोड होता है। नाउ ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट में क्या होता है कि यहाँ पे ना ये जो अपना पीएन जंक्शन डायोड बना था उसको एक बैटरी से अटैच कर देंगे। ठीक है ना, तो इसको क्या होता है, दिस हाइपोथेटिकल बैटरी अपोजेस फर्दर डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, हेंस इट इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर्स एंड डिनोटेड बाय वीबी। अब ये जो हाइपोथेटिकल बैटरी लगा दी है तो इसकी वजह से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो रहे थे ना वो डिफ्यूज नहीं हो रहे हैं तो उस इसीलिए इसको और क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं पोटेंशियल बैरियर है ये। ठीक है, नाउ द एन रीजन इज एट हाइयर पोटेंशियल देन पी रीजन। अब यहाँ पे जो एन रीजन है वो हाइयर पोटेंशियल पे है एज कम्पेयर टू पी रीजन। नाउ दिस डिप्लीशन लेयर सपोर्ट्स द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, thus a new current start decreasing and drift current start increasing। अब ये जो डिप्लीशन लेयर है ये सपोर्ट करती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को। ठीक है, यहाँ पे जो नया करंट है वो स्टार्ट होगा डिक्रीजिंग और ड्रिफ्ट करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा।
ना ये अच्छा, ये जो एरिया है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिप्लीशन लेयर, ठीक है। अब फाइनली एन इक्विवेलेंट इज रीच्ड व्हेन डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट। एक फिर इक्विलिब्रियम की वो स्टेट आ जाती है जहाँ पे कि जो डिफ्यूजन करंट होता है वो ड्रिफ्ट करंट के बराबर आ जाता है, ठीक है ना। ना इसमें आ जाता है एक फॉरवर्ड बायसिंग, वो देख लेते हैं क्या होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड कॉल्ड फॉरवर्ड करंट। अब इसमें जो करंट होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है और इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड करंट कहते हैं। Now the current is in milliampere and is considered large as compared to reverse biased. The height of potential barrier decreases. अब यहाँ पे जो potential barrier होता है उसकी height decrease कर जाती है since battery V opposes the potential barrier VB, ठीक है ना। Unbiased में ऐसा था और forward bias में ये चीज़ और low हो गई, ठीक है ना। फॉरवर्ड करंट इंक्रीज करता है तो किसके साथ, जब वोल्टेज इंक्रीज करती है। एट अ सर्टेन वोल्टेज V इज इक्वल टू VB देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन करंट बिकॉज पोटेंशियल बैरियर्स हैज बिकम ओवरकम, ठीक है। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड नी वोल्टेज। अब इस वोल्टेज को क्या कहते हैं, नी वोल्टेज कहते हैं और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 0.3 वोल्ट से जर्मेनियम के लिए और 0.7 वोल्ट होगा सिलिकॉन के लिए। अब आ जाता है हमारा रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में जो पी होता है वो कनेक्टेड होता है निगेटिव टर्मिनल से और जो एन होता है वो कनेक्टेड होता है पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है ना। करंट यहाँ पे किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, और इसको क्या कहते हैं, रिवर्स करंट। द करंट इज इन माइक्रो एम्पियर एंड इज कंसिडर्ड वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड में मिली एम्पियर में था, है ना। द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज, वहाँ पे पोटेंशियल बैरियर की वजह से हाइट डिक्रीज करी थी, यहाँ पे इंक्रीज करेगी एज बैटरी वी सपोर्ट्स द पोटेंशियल बैरियर। ग्राफ जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्स करंट इंक्रीज करेगा धीरे धीरे विथ इंक्रीज इन वोल्टेज अप टू क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। ये जो है ये क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे। नाउ इट रेजेस द पोटेंशियल बैरियर, वेरी इंपॉर्टेंट, पी वाई क्यू है ये, ठीक है। नाउ क्या कहते हैं, आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट देयर इज अ शार्प राइज इन करंट। अब जब क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच गए तो वहां पे उससे एक शार्प राइज होगा करंट के साइड पे। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। इस वोल्टेज को क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। फॉरवर्ड बायस का डायग्राम ऐसा होगा, ठीक है ना। हाई पोटेंशियल में पी होगा और एन जो होगा वो लो पोटेंशियल में। डायनेमिक रेजिस्टेंस इन सेमीकंडक्टर, द रेजिस्टेंस इज ऑलवेज डायनेमिक। अब सेमीकंडक्टर में होता क्या है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा डायनेमिक होता है। सिंगल ग्राफ होता है, सिंस ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन नहीं होता। ये देखो ये है ग्राफ, इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ग्राफ ऐसे जाके ऊपर की तरफ टर्न हो रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है इसका ग्राफ। तो आगे क्या है, इट्स वैल्यू इज लो इन फॉरवर्ड बायस्ड एंड हाई इन रिवर्स बायस्ड। अब इसकी जो वैल्यू होती है डायनेमिक रेजिस्टेंस की, उसकी फॉरवर्ड बायस्ड में क्या कहते हैं, लो होती है और रिवर्स बायस्ड में हाई होती है ना। फिर से फॉरवर्ड बायस्ड में करंट इंक्रीज करेगा तो डायनेमिक रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, रिवर्स बायस्ड में करंट डिक्रीज करेगा तो डायनेमिक रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। फॉरवर्ड बायस में डायनेमिक आइडियल डायोड की जब बात हो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आइडियल डायोड की बात हो तो उसमें फॉरवर्ड में डायनेमिक रेजिस्टेंस ज़ीरो होगा और रिवर्स में डायनेमिक रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा। अब डायनेमिक रेजिस्टेंस ज़ीरो है उसका मतलब क्या होगा कि जो डायोड होगा ना वो एज अ शॉर्ट वायर एक्ट करेगा और जहाँ पे इन्फिनिटी होगा वहाँ पे वो ओपन वायर होगा। अब आ जाता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर इज यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इस लाइन से क्वेश्चन आ सकता है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है ना वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के काम आता है। हाफ वेव रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर दैट अलाउज ओनली वन हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेट करंट वोल्टेज फॉर्म टू पास वाइल ब्लॉकिंग द अदर हाफ साइकिल। अब हाफ वेव रेक्टिफायर देखो नाम से ही समझ आ रहा है, हाफ है ना, मतलब कुछ आधे की बात हो रही है यहाँ पे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर ऐसा होता है कि ऐसे टाइप का रेक्टिफायर है जहाँ पे कि खाली आधे हाफ साइकिल में ही अल्टरनेट करंट वोल्टेज वेव फॉर्म होती है और आधा जो होता है ना उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखो ये उसका ग्राफ है, आधे में जा रहा है आधा ब्लॉक है ना। ये अल्टरनेट करंट का हो गया, ये डायरेक्ट करंट का हो गया।
Now, the alternating current source is connected to primary. It induces secondary voltage in secondary. अब जो alternate इसमें जो क्या कहते हैं वो alternate current का source है वो connect है primary से, तो वो induce करेगा secondary voltage secondary में. The resistance is low. Resistance यहाँ पे क्या है, low है forward biased में. So current is more and we get the output. The resistance is high in reverse biased. अब reverse biased में resistance high होता है, तो current वहाँ पे कितना हो, बहुत कम होगा. We do not get output. The output is not continuous. It is available in bursts, so it is not widely used. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. एफ आउट इज इक्वल टू एफ इनपुट, ठीक है ना. ना फुल वेव रेक्टिफायर, एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना. आउटपुट की फ्रीक्वेंसी जितनी होगी उतनी ही इनपुट की फ्रीक्वेंसी होगी. ना फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है, अ फुल वेव रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज अ रेक्टिफायर दैट कन्वर्ट द कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट. अब फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि जो क्या कहते हैं, रेक्टिफायर होता है ना, उसको कन्वर्ट कर देता है कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में, ठीक है ना. यहाँ पे देखो, अब ये है एक सर्किट, ये है यहाँ पे अपना दूसरा डायोड वाला. यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ लेंस लॉ की वजह से जो पहला वाला सर्किट है, पहले वाले की वजह से सेकेंड वाले में जो निगेटिव की जगह पॉजिटिव आ गया है, और क्या कहते हैं, करंट की डायरेक्शन बदल गई है. अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे पहले निगेटिव था और पॉजिटिव था, ठीक है ना. अब जब ये आया फर्स्ट वाला सर्किट, तो उसकी वजह से लेंस लॉ लगा, और यहाँ पे निगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, और उसी की वजह से यहाँ पे करंट की डायरेक्शन भी उल्टी हो गई है, ठीक है. अब इधर देखो, ये दूसरा वाला, यहाँ भी सेम चीज़ हुआ है कि पहले वाले केस की जैसे ही यहाँ पे भी चेंज हो गया, ठीक है. इन दोनों में देखा जाए तो करंट की डायरेक्शन सेम है, और अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में बदल गया है. यहाँ पे क्या हुआ है, अल्टरनेट करंट डायरेक्ट करंट में बदल गया है. Now during one half of the cycle, diode is forward based and second diode is reverse based. अब ये जो हाफ साइकिल है उसमें देखो कि जो फर्स्ट डायोड है वो फॉरवर्ड बेस्ड है, और जो दूसरा डायोड है वो क्या है, वो रिवर्स बेस्ड है. ड्यूरिंग अदर हाफ ऑफ द साइकिल, सेकेंड डायोड इज फॉरवर्ड बेस्ड एंड फर्स्ट डायोड इज रिवर्स बेस्ड, बट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन आउटपुट लोड रेजिस्टेंस इज सेम इन बोथ केसेस. बट जो डायरेक्शन होता है करंट की ना आउटपुट लोड रेजिस्टेंस में, वो सेम होगी दोनों केसेस में. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ आउटपुट इज इक्वल टू एफ इनपुट, ठीक है ना. एफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. आउटपुट यहाँ पे कंटिन्यूस है, ठीक है. ये हो गया. अब आ जाता है एक ये फिल्टर सर्किट. फिल्टर सर्किट में जो डायरेक्ट करंट होता है वो वेरिएबल मैग्नीट्यूड का होता है, ठीक है ना. स्पेशल पर्पस डायोड, एक स्पेशल पर्पस डायोड में क्या जाता है, जीनर डायोड. जीनर डायोड किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज फॉर स्टेबलाइजेशन. ये कैसे एक्ट करता है, एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है. वर्क इन रिवर्स बायर इन ब्रेक डाउन रीजन, ये कैसा एक्ट करता है, एज अ रिवर्स बायर इन ब्रेक डाउन वोल्टेज. यहाँ पे वी जो होता है वो ग्रेटर देन होता है VBR. ये इसका ग्राफ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. और ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना. यहाँ पे शार्प इंक्रीज क्यों हुआ है, शार्प इंक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी डोपिंग हो गई है. तो जो डिप्लीशन लेयर था ना, ये डिप्लीशन लेयर, उसकी जो विथ है वो और कम हो गई है, ठीक है ना. और यहाँ पे क्या हुआ, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई है, ड्यू टू विच लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर ब्रोकन, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर क्रिएटेड एंड करंट राइजेस शार्पली. अब यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल्स बने हैं, जिसकी वजह से जो करंट है वो शार्पली इंक्रीज करेगा. अब ये सर्किट देख लो, ठीक है ना, ये सर्किट है. अब यहाँ पे जो VBR है, ये वोल्टेज है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज, और यहाँ पे जो R2 है वो दोनों को सेम वोल्टेज मिलेगा. क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है ना. तो VBR को अगर 10 मिल रहा है, तो 10 से ज़्यादा जो भी वोल्टेज होगा ना, वो R को झेलना पड़ेगा. अब देखो, ये 15 वोल्ट था, इसमें से 10 इसको मिल रहा है, 10 इसको भी मिलेगा, तो 10. अब ये जो बचा है ना, 15 में 10 माइनस कर दो, तो जो 5 बच रहा है वो किसको मिलेगा, वो रेजिस्टेंस को झेलना पड़ेगा, ठीक है. अब ये क्वेश्चन वगैरह है कुछ, उसको देख लेना. उसके बाद अब आ जाता है अपना फोटो डायोड. फोटो डायोड में क्या है, फोटो डायोड का पहली चीज़ तो इसका ये होता है, क्या कहते हैं, डायग्राम. डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, तो डायग्राम अच्छे से देख लेना, ठीक है. फोटो डायोड में क्या होता है, ये जो डिप्लीशन लेयर थी ना, यहाँ पे लाइट के पास एनर्जी है, जिससे फोटो एक्साइटेशन होगा. ये किस पे बेस्ड है, ये रिवर्स बायस्ड है, ठीक है ना. ये मतलब कि रिवर्स बायसिंग के प्रिंसिपल पे वर्क करता है.
करंट जो होता है वो चेंज करता है बाय फोटोन थ्रू फोटो एक्साइटेशन. इट इज ऑपरेटेड बिलो वोल्टेज ब्रेकडाउन. ये कब ऑपरेट होता है? बिलो वोल्टेज ब्रेकडाउन. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लेना आप लोग ना. एलईडी के बारे में कर देते हैं. एलईडी भी एक तरह का डायोड है जिसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड. जो ये क्या कन्वर्ट करता है? ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में. एलईडी कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी. वेरी इंपॉर्टेंट. इट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ फॉरवर्ड बायस प्रिंसिपल. हाँ, ये याद रखना कि कौन कैसा. जैसे कि एलईडी है फॉरवर्ड बायस पे वर्क करता है और फोटो डायोड है रिवर्स में करता है. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन होल्स यहाँ पे कंबाइन होते हैं ईच अदर से और प्रोड्यूस करते हैं लाइट. ठीक है. और यहाँ पे क्या कहते हैं ये यहाँ पे होल इधर को जा, इधर है होल की डायरेक्शन, इधर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन. ठीक है. ये इसका डायग्राम है, ये भी ध्यान से देख लेना. यहाँ पे जो बैंड गैप होता है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाता है फॉर विजिबल रेंज. हैंडल होता है, चीप होता है, कंज्यूम लेस पावर. हीट लॉस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाती है. अब आ जाता है हमारा क्या, सोलर सेल. सोलर सेल इसका डायग्राम देख लो, ऐसा होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये क्या करता है कि जो लाइट एनर्जी होता है ना सन से आती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. यहाँ पे कोई भी बायसिंग का यूज़ नहीं हुआ है. ना ही ये फॉरवर्ड बायस है, ना ही ये क्या कहते हैं रिवर्स बायस्ड है. Light rays strike on depletion layer, so electron and holes are created and potential energy is created. अब लाइट रे जो होती है वो स्ट्राइक करती है डिप्लीशन लेयर पे, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं वो बनते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जनरेट होता है. Now the upper layer is kept thin so that sun rays reaches depletion layer easily. अब इसमें होता क्या है कि जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको पतली रखी जाती है ताकि जो क्या कहते हैं सन रेस है वो डिप्लीशन लेयर तक इजीली आ सके. ठीक है. ये इसका ग्राफ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नीट में भी पूछा गया और सीयूईटी में भी ये पूछा गया है. ये सीयूईटी पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ना सोलर एनर्जी हैज़ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब जो सोलर एनर्जी होती है उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिलिकॉन विद बैंड गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गुड मटेरियल. एंड गैलियम आर्सेनिक विथ band gap 1.5 electron volt best material for solar cell. Now analog and digital signals. ये क्या है? ये continuous analog है और उसी का ये डिजिटल सिग्नल बना है. ठीक है ना. यहाँ पे जहाँ पे ऊपर है ना ये क्या होता है? हाई वोल्टेज 1 इसको कहेंगे और जो नीचे है वहाँ पे 0 वोल्टेज उसको कहेंगे. ठीक है. सपोज एक जगह है 5, एक जगह है 0 वोल्ट, तो ये 5 जो होगा वो 1 कहलाएगा और ये 0 जो होगा वो 0 ही होगा. 5 को डिनोट करने के लिए ऐसे ऊपर 1 के ले जाएंगे और ये नीचे 0 डिनोट होगा. ठीक है. नाउ लॉजिक गेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर की बोल सकते हैं ना, जो जान है पूरी चैप्टर की वो है ये लॉजिक गेट. इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. अब इसमें सब बहुत सारे टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं और उनके कॉम्बिनेशन कुछ है, उनको हम देख लेते हैं. ठीक है. नॉट गेट. नॉट गेट में क्या होता है कि ऐसा, पहली चीज़ तो इसमें ना सब चीज़ का डायग्राम बहुत अच्छे से याद रखना है. ये नॉट गेट का डायग्राम है. ठीक है. इसमें क्या होता है कि जितना भी आपने क्या कहते हैं इनपुट दिया है उसका जस्ट अपोजिट आउटपुट निकलता है. ठीक है. सपोज आपने इनपुट अगर 0 दिया तो आउटपुट 1 निकलेगा और अगर आपने इनपुट 1 दिया है तो आउटपुट इसका 0 निकलेगा. अच्छा, ये क्या है? इसको कहते हैं हम ट्रुथ टेबल. क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल. ठीक है ना. और ये जो है इसको इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा. ठीक है. ये हो गया नॉट गेट. और गेट में ऐसे दो कनेक्शन होंगे, ए बी, और यहाँ पे होगा एक्स. अब ए अगर आपका 0 है, बी 0 है, तो एक्स आपका 0 निकलने वाला है. पहली चीज़ तो ये देख लो यहाँ पे क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी. ए और बी को प्लस करके जो भी निकलेगा वो एक्स आएगा. अब 0 प्लस 0 0 आएगा. 0 प्लस 1 कितना आएगा? 1 आएगा. 1 प्लस 0 1 आएगा. 1 प्लस 1 1 आएगा. 1 प्लस 1 2 नहीं कर देना, 1 प्लस 1 1 ही रहेगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है. ठीक है ना. तो ये समझ गए. अब उसके बाद आ जाता है एंड गेट. एंड गेट का क्या है? ए क्रॉस बी, मतलब ए डॉट बी. ठीक है ना. यहाँ पे क्या होगा? 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1. ठीक है ना. ये ए है और यहाँ पे बी है. ठीक है. अब आता है नॉर गेट. नॉर गेट कैसा बना है? नॉट और गेट को मिला के बनता है नॉर गेट. ठीक है ना. ये हो गया हमारा और गेट, ये हो गया नॉट गेट. अब इसको दिखाने का सिंबल क्या होता है? ये नॉर्मली क्या है? ये देखो, ये नॉर्मली क्या है? इतना है अपना और गेट, और ये जब ऐड हो गया तो वो क्या कहला गया? वो हो गया नॉर गेट.
ठीक है ना। इसका क्या होता है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी के ऊपर बार, ठीक है। अगर इसमें 0 डालोगे और b 1 डालोगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, y ये वाली प्लेस जो है वहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और x की जगह उल्टा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि नॉट गेट है, नॉट गेट में y का जस्ट अपोजिट x कर दोगे आप लोग, मतलब इनपुट जो भी है उसका अपोजिट कर दोगे आउटपुट के लिए, ठीक है। तो ऐसे इसकी ये ट्रुथ टेबल, इसको ध्यान से देख लेना। अब ये आता है एक नैंड गेट बोल सकते हैं, या फिर NAND गेट जो भी है। तो इसमें होता क्या, एंड प्लस नॉट को मिला के बनता है, ठीक है। यहाँ पे इसका भी डायग्राम देख लो, ऐसा हो गया अपना एंड गेट, यहाँ पे ये नॉट का सिंबल है। इसमें क्या होगा, 1 डालोगे और ए से और बी से 1 डालोगे तो वाई पे क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। और एक्स पे जस्ट वाई का अपोजिट आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 0। सिमिलरली वाई पे ए पे 0 है और बी पे भी 0 है, तो वाई भी 0 आएगा, और एक्स पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे इसका ये ट्रुथ टेबल देख लेना ना। ये क्या कहते हैं, बूलियन अलजेब्रा क्या होता है कि ए के ऊपर डबल बार है तो वो ए कहलाएगा, ए डॉट बी के ऊपर बार है तो ए बार प्लस बी बार कर सकते हो उसको, और अगर ए प्लस बी के ऊपर बार है तो उसको ए बार डॉट बी बार कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक स्पेशल पॉइंट है कि नैंड एंड नॉर आर यूनिवर्सल गेट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नैंड और नॉर गेट जो होते हैं वो यूनिवर्सल गेट होते हैं, और नॉट और एंड जो होते हैं ये फंडामेंटल गेट है। अब इनको फंडामेंटल क्यों कहा गया है, क्योंकि बाकी जैसे कि ये जो नॉर गेट वगैरह ये सब किससे बने, इन्हीं सब से बने हैं ना मिलके, तो ये क्या होगा, ये फंडामेंटल गेट होंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यही अपना लॉजिक गेट। सो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब अगला चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। टिल देन इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।